Hello everyone, welcome to Prepare with Icha. I am Icha Mishra. Thank you so much. जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच. ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रखिएगा. और अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल के साथ तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मेरा यही प्रयास है कि ऐसे वीडियोस लेकर आऊं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो. राइट. एंड बेल आइकन को जरूर हिट कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस भी आप लोगों को समय समय पर वीडियो अपलोड होने पर मिल जाएं. तो अब हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं. देखिए, अगर आप आगे आने वाले ईयर्स में जैसे 2024 हो गया, इवन 2025 हो गया, या उसके बाद भी लोग अभी से प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, तो अगर आप प्लान कर रहे हैं यूपीपीसीएस का एग्जाम देने के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लास्ट एग्जाम हुआ है उसको हम एनालाइज करें. ठीक है. तो सबसे रीसेंट एग्जाम है 2023 का, जो कि मई के मंथ में हुआ था. तो इसको एनालाइज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है. इससे हमें समझ में आएगा कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए. सारी चीजों को समझने के लिए इसको देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो इसी क्रम में हम क्या देखेंगे, हम पॉलिटी देखेंगे. पॉलिटी उन सब्जेक्ट्स में है जिसको हम सिर्फ एक सोर्स से रेफर करके, एक सोर्स मान लीजिए सिर्फ एक किताब से रेफर कर हम पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं. देखिए, अभी आपको मेरी बात शायद अभी ट्रस्ट ना हो रहा हो, लेकिन पूरा वीडियो अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपको ट्रस्ट हो जाएगा. राइट. तो जैसे हो गया, हिस्ट्री की बात कर लीजिए फॉर एग्जांपल. तो हिस्ट्री में कोई एक ऐसी बुक आपको नहीं मिलेगी जिसमें सारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाए जिस बुक से. बहुत सारी चीजें, क्योंकि हिस्ट्री इतनी वास्ट है. पॉलिटी में कुछ लिमिटेड चीजें हैं, और अगर उसी को हम डिटेल से सारी चीजें कवर कर लें तो हमारे पॉलिटी के क्वेश्चन हो जाते हैं. ठीक है. अब ऐसा भी नहीं है कि बुक बहुत पतली है, मोटी बुक है. आपने भी नाम सुना है बुक का, और बुक है लक्ष्मीकांत. एम लक्ष्मीकांत बुक की बात कर रही हूँ, और मेरे पास ये 6th एडिशन है बुक का. उसके रेफरेंस में मैं बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं बुक से. ठीक है. तो उसको हम पूरे वीडियो में 22 के 22 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. और अगर आपके पास इस 6th एडिशन है, 5th एडिशन है, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है. रीसेंट एडिशन नहीं भी है तो भी चल जाएगा, खरीदने की ऐसी जरूरत नहीं है. क्योंकि पॉइंट ये हो जाता है, अगर हम करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहें तो अगर कुछ थोड़े बहुत चेंजेस होंगे तो वो हमें समझ आ जाएंगे. उसके लिए हमें 700-800 की एक नई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है. ठीक है. तो अब हम पॉलिटी के ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, एंड आई विल शो यू द सोर्सेज. हम सोर्सेज भी देखेंगे. सोर्सेज जो मैंने अटैच किए हैं 6th एडिशन से अटैच किए हैं, और साथ में मैं आपको चैप्टर्स बताती हुई चलूंगी ताकि आप लोग अपने रेफरेंस के लिए देख सकें. सोर्सेज मैंने सिर्फ इंग्लिश वाली बुक से अटैच किए हैं. हिंदी वाले बच्चे भी उन चैप्टर्स में देखने का प्रयास करें, उनको मिल जाएंगे. ठीक है. और जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 6th एडिशन नहीं है तो चैप्टर नंबर में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है. ठीक है. क्योंकि नए एडिशन जो आए हैं उनमें चैप्टर इधर उधर होगा, तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा. अदरवाइज आपको ये तो पता चल जाएगा कि लक्ष्मीकांत कितनी इंपॉर्टेंट है, और आपके पॉलिटी के क्वेश्चंस यहाँ से सारे हो रहे हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन देखिए, 22 क्वेश्चंस में से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस की मैंने सोर्सेज अटैच किए हैं, लेकिन जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कि जो अगर आपने पॉलिटी पढ़नी शुरू करी है और आपने आर्टिकल्स, पार्ट्स, ये चीजें देख ली है, पार्ट्स में क्या प्रोविजन है, तो आपके हो जाएंगे. इसलिए मैंने इतने आसान चीजों के सोर्सेज अटैच नहीं किए हैं. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टैंड, ये बात आपको समझ में आ रही होगी. क्वेश्चन देख लेते हैं. तो पहला क्वेश्चन है, प्रोविजन और पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है. ठीक है. तो पहला हो जाता है यूनियन टेरिटरीज, भाग 8. शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज जो है पार्ट 10. ट्राइब्यूनल्स पार्ट 11. ऑफिशियल लैंग्वेज पार्ट 17. देखिए, ये वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, अगर आपने प्रीवियस ईयर्स में देखे होंगे. तो ये तो पार्ट्स वगैरह और जो शेड्यूल्स होते हैं, या शेड्यूल्स कह लीजिए, उनको हमें रटना ही है. ठीक है. क्योंकि उससे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको गलत करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते अगर आपको सही में सेलेक्ट होना है. ठीक है. तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पार्ट सी. इसका सोर्स मैंने नहीं अटैच किया है क्योंकि ये बहुत ही आसान है, आपको हर जगह मिल जाएगा. ठीक है. और लक्ष्मीकांत में भी इनिशियली आपको मिल जाएगा ये. तो जो ट्राइब्यूनल्स हैं, ये पार्ट 11 में ना होकर कौन से पार्ट में है, ये है पार्ट 14A में. पार्ट 14A में दिए हुए हैं ट्राइब्यूनल्स. ठीक है. और उसके बाद जो ये पार्ट 11 है, ये पार्ट 11 है यूनियन और स्टेट रिलेशन से संबंधित, यानी कि केंद्र और राज्य के संबंधों से संबंधित प्रावधान पार्ट 11 में दिए हुए हैं. ठीक है. तो ये आसान सा प्रश्न था. अगला क्वेश्चन देखते हैं. देखिए, अब ये आर्टिकल्स मैंने बताया ना, जो शेड्यूल्स हो गए, पार्ट्स हो गए, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको सबके पता होने चाहिए. तो क्या क्वेश्चन है,
आर्टिकल 324, 315, 280 और 338। ठीक है, तो ये वाला जो है ये अलग अलग चैप्टर से पूछे गए हैं। जो पहला क्वेश्चन किया था उसको आप चैप्टर 3 में सारे पार्ट्स देख लेंगे, आपको मिल जाएंगे उसके। ठीक है, उसके बाद ये क्या क्या है, तो अगर हम सुमेलित करें तो सबसे पहले आर्टिकल 324 जो है ये हो जाएगा हमारा इलेक्शन कमीशन यानी कि निर्वाचन आयोग से संबंधित। दूसरा हो जाएगा आर्टिकल 315, ये हो जाएगा हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन से संबंधित यानी कि लोक सेवा आयोग। आर्टिकल 280 ये हो जाएगा फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। और आर्टिकल 338 हो जाएगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा सुमेलित हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो आर्टिकल्स हैं ये आपको लर्न करने हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दो तीन चीजें हमारे सामने क्लियर हो गई है, पार्ट्स, शेड्यूल्स, आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट, ये हमको रटने हैं, इसके लिए हमारे पास कोई चॉइस नहीं है रटने के अलावा। और ये सारी चीजें हमको लक्ष्मीकांत में आसानी से मिल जाएंगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया है दूसरे क्वेश्चन का। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है हमें ये जो इवेंट्स दिए हुए हैं इनको अरेंज करना है करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लास्ट एक्टिविटी, यानी कि सबसे पहले से लेकर सबसे आखिरी गतिविधि तक हमको इसको अरेंज करना है। तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन से हम थोड़े से सोर्सेस को रेफर करेंगे, जो मतलब लक्ष्मीकांत के पेजेस हम देखेंगे कहाँ पर क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला पॉइंट दिया हुआ है अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, यानी कि प्रारूप समिति की बात हो रही है। अगला पॉइंट आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट और एनाक्ट किया गया था, अंगीकृत और अधिनियमित। और उसके बाद डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि। और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है पहली बार कब मिली, इसकी प्रथम बैठक कब हुई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसके सोर्सेस कहाँ कहाँ हैं, ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं अगर आपने चैप्टर 2 पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत का तो आपको इसके सारे चीजें मिल जाएंगी। आइए पहले हम सोर्सेस देख लें, उसके बाद इस क्वेश्चन पर लौट कर दोबारा आते हैं। सबसे पहले हमको मिल गया है, देखिए हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं प्लीज थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। आई होप इतना आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से ये सोर्सेज है। ठीक है, सोर्सेज आप अपनी हिंदी वाली बुक में भी देख सकते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसकी पहली मीटिंग कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, एक पॉइंट हमारा ये निकल आता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, ये चैप्टर 2 के हैं, चैप्टर 2 से स्निपेट्स लिए हैं मैंने, आप लोग उसमें ढूंढ सकते हैं अगर आपको लग रहा हो मैम ने ऐसे ही लगा दिया था। ठीक है, अगला पॉइंट आता है ड्राफ्टिंग कमेटी का। ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप हुई थी 29 अगस्त 1947। देखिए अगर आप बुक को ध्यान से पढ़ेंगे तो सारे पॉइंट्स आपके सामने हैं। उसके बाद अडॉप्ट और एनाक्ट कब किया गया था, तो ये लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड ऑन नवंबर 26 1949। 1949 नवंबर 26 को इसको अडॉप्ट कर लिया गया था। ठीक है, फिर डेट ऑफ कमेंसमेंट की जो बात की गई है, आखिरी जो पॉइंट था, रिमेनिंग जो प्रोविजंस थे, जो मेजर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था, ये आया था फोर्स में 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, तो अगर आपने चैप्टर 2 को अच्छे से पढ़ा होता तो आपके पास ये सारे डेट्स आपको पता होती और आप सही से इसको लिख सकते थे। ठीक है, इसको अरेंज कर सकते थे प्रॉपर ऑर्डर में। क्वेश्चन की तरफ लौटते हैं आप। क्वेश्चन में हमारा यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो पहली बार मिलती है, कब मिलती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलेगी 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद पहली चीज आएगी, पहला पॉइंट, अपॉइंटमेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947 को। उसके बाद क्या होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट और एनाक्ट किया गया था, ये कब हुआ था, ये हुआ था 29 अगस्त 1900 सॉरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट और एनाक्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये था 26 जनवरी 1950। तो ये चारों ही स्टेटमेंट्स कहाँ कहाँ से उठाई गई थी वो हमने देख लिया है। ठीक है, चैप्टर टू के जो भी चीजें थी वो हमने पॉइंट्स देख लिए हैं और उस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एजर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ है, फिर उसका कारण बताया गया है।
तो पहले में कहा गया है किसी राज्य की सीमा बदलने की जो सिफारिश है ये राष्ट्रपति जो है ये संसद को देते हैं, और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल के द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त कर सकते हैं। ये कथन हो गया। कारण दिया हुआ है, राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, यानी कि वो बाउंड नहीं है कि उनका जो भी प्रपोजल है उसको माना ही जाए राष्ट्रपति के द्वारा। तो यहां पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और ये हमसे पूछा गया है चैप्टर 5 से, लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर 5 है किताब का, उसमें आप देखेंगे ये कंडीशन दी हुई है आर्टिकल 3 के अंतर्गत। चैप्टर 5 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी वाला चैप्टर है। इसमें दिया हुआ है साफ साफ, पार्लियामेंट ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट and 2 before recommending the bill the president has to refer the same to the state legislature concerned for expressing its views within a specified period। कुल मिलाकर उनको स्टेट लेजिस्लेचर, जो भी कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर है, उसके व्यूज कुछ स्पेसिफाइड पीरियड में लेने होंगे। और प्रेसिडेंट जो है, या फिर कुल मिलाकर प्रेसिडेंट मतलब कि पार्लियामेंट की बात हो रही है, क्योंकि प्रेसिडेंट तो नॉमिनल हेड है, तो ये बाउंड नहीं होते हैं व्यूज से स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, ये साफ साफ लाइंस दी हुई हैं और यही आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया गया है। ठीक है, इन्हीं लाइंस को वहां पर उठाकर रख दिया गया। तो आपको समझ में आ रहा है कैसे बुक से उठाई गई हैं चीजें। अगर आप इसको पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको 10 जगह नहीं जाना पड़ेगा, और आपकी एक जगह से अगर आप बार बार रेपिटेटिव रिविजन करते हैं तो पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सारे क्वेश्चन हमारे सही हो सकते हैं। ठीक है, 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, with reference to the election of the Vice President of India, which is declared void by the Supreme Court of India, which of the following statements is are correct? यानी कि भारत के जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा शून्य घोषित किया गया है, इसके संदर्भ में हमको बताना है कि कौन सा कथन सही है। सबसे पहला है कि उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि जो भी है, जो भी कार्य किए गए हैं वो मान्य होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट दिया गया है कि उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि जो भी है कार्य हैं वो मान्य नहीं होते हैं। तो ऐसा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है कि उस दिन की बात कर दी गई। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अब इसको कहाँ देखेंगे हम, ये जो है ये वाइस प्रेसिडेंट वाला जो चैप्टर 18 है वहां पर हमको ये मिल जाएंगे। पॉइंट्स देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ द इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज वाइस प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, acts done by him before the date of such declaration of the Supreme Court are not invalidated, they continue to remain in force। तो क्वेश्चन की भाषा को थोड़ा घुमा दिया गया था, टफ करने की कोशिश की गई थी, लेकिन साफ साफ लिखा गया है कि एक्ट्स डन बाय हिम बिफोर द डेट ऑफ सच डिक्लेरेशन, उस डेट से पहले जितने भी उनके द्वारा कार्य किए गए हैं उनको इनवैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, और वो फोर्स में कंटिन्यू रहेंगे। तो कुल मिलाकर जब तक सुप्रीम कोर्ट उनको इनवैलिडेट नहीं करेगी, अगर उस दिन भी उन्होंने पहले कुछ काम कर रखा है तो वो वैलिड रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया गया है, लेकिन हमें इसमें एग्जाम में तो कंफ्यूज हो सकते हैं, खैर इतना चलता है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होते तो ये क्वेश्चन हमारा सही हो सकता है, बुक से डायरेक्टली हम इसको निकाल सकते हैं। फिर क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट विमेन स्पीकर इन लोकसभा। लोकसभा में प्रथम महिला स्पीकर कौन है? तो देखिए इसके लिए भी हमें बुक में बहुत सारे चार्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे फ्लो चार्ट्स बने हुए हैं जिसमें आपको इसका नाम आसानी से मिल जाएगा। और वो महिला कौन थी? मीरा कुमार। ठीक है, तो मीरा कुमार जो थी ये पहली स्पीकर रही है लोकसभा की। और इसके लिए देखिए टेबल 22.8 में स्पीकर्स ऑफ द लोकसभा की लिस्ट है पूरी। जब भी ऐसी बहुत बड़ी लिस्ट हो तो हमको सिर्फ इंपॉर्टेंट लर्न करने होते हैं, जैसे कि पहली महिला कौन हो गई, पहले कौन हो गए। ठीक है, या फिर कोई किसी पर्टिकुलर जाति के थे, या फिर किसी का अगर निधन हो गया हो अपने कार्यकाल में, कुछ स्पेशल बात हो उनकी, तो हमें लर्न करना है। ऐसा नहीं है कि हम सबको लर्न करने बैठ जाएं, क्योंकि वो बहुत टफ हो जाएगा और हम पूरा लर्न भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी लिस्ट में आगे नाम आता है मीरा कुमार का। पूरी लिस्ट नहीं अटैच की है मैंने, तो इसी लिस्ट के कंटिन्यूएशन में उनका नाम आएगा। चैप्टर 22 में आप ये देख सकते हैं।
देखिए, तो ये प्रश्न अनुसूचियों से संबंधित है और अनुसूची का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले तीसरी अनुसूची कही गई है शपथ या प्रतिज्ञान अर्थात ओथ और एफर्मेशन से संबंधित है। आठवीं भाषाओं से संबंधित है। नवी जो है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से, और जो 10वीं अनुसूची है ये दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है 9th स्केड्यूल जो हमारी दी हुई है। ठीक है, क्योंकि 9th स्केड्यूल का संबंध लैंड रिफॉर्म से है। तो ये आपको चैप्टर 3 में मिल जाएगा लक्ष्मीकांत की, उसमें सारी स्केड्यूल्स ऐसे दिए हुए हैं। इसको भी मैंने पूरी वो नहीं कर रखा है, एक ही केवल स्निपेट ले रखा है यहाँ पर। तो चैप्टर 3 में आप सारी स्केड्यूल्स देखकर लर्न कर सकते हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनको आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, ये आपके सही होने ही चाहिए। देखिए, तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनिशियली परमिटेड द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पसेस फॉर अ पीरियड ऑफ। कुल मिलाकर भारतीय संविधान में शुरुआत में कितनी अवधि के लिए सभी सरकारी जो उद्देश्य हैं उनके लिए अंग्रेजी भाषा के उपयोग की अनुमति प्रदान की गई थी? तो टाइम पीरियड पूछा गया है हमसे, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये ऑप्शन सी में 15 वर्ष दिए हैं, 15 वर्ष के लिए रखा गया था इसको। और ये हमको बुक के 65th चैप्टर में लैंग्वेज ऑफ द यूनियन जो दी गई है वहां पर स्पेशली दिया हुआ है, मेंशन्ड है कि फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स 1950 से 1965 तक के लिए इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करा जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमें यहां पर मिल गया। आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन जो है वो क्या है? दो स्टेटमेंट्स दी हुई है एजर्शन और रीजन की। पहले में कहा गया है प्रेसिडेंट जो है ये पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं, राष्ट्रपति संसद का भाग है और संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित जो विधेयक है ये राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकते। ठीक है, तो अब हमको इसमें चूज करना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बी। हमेशा ध्यान से क्वेश्चन पेपर में ऑप्शंस पढ़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर दूसरे वाले में दिया हुआ है इसकी सही व्याख्या करता है और इसमें दिया हुआ है नहीं करता है, और हमें कंफ्यूजन हो जाए तो हम गलत ऑप्शन टिक कर देंगे। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 था। इसके लिए हमारा जो सोर्स है ये है चैप्टर नंबर 22 और चैप्टर 22वें में ये देखिए लिखा हुआ है कि जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है ये कंसिस्ट करता है 3 पार्ट्स का, जिसमें क्या आता है? प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स और हाउस ऑफ पीपल। यानी कि कुल मिलाकर प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों को मिलाकर हमारा संसद निर्मित होता है। A bill passed by both the houses of parliament cannot become a law without president's assent। ठीक है, तो ये चीजें साफ साफ दी हुई हैं, आसान है, इसमें ऐसा कुछ नहीं इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड किया था, लेकिन बुक से हमें कैसे चीजें सारी मिल रही हैं अगर हमने चैप्टर सही से पढ़े होंगे तो। ठीक है, और जब आप एक बार क्वेश्चंस देख लेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि आपको चैप्टर में कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे पढ़ना है। ठीक है, इसीलिए एक बार क्वेश्चंस को देखना बहुत जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू यूनियन फाइनेंस कमीशन, हमें बताना है कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट है। पहला हो गया फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन है और 6 मेंबर्स हैं। दूसरा हो गया ये अपनी रिपोर्ट जो है वो नीति आयोग को सबमिट करते हैं। ठीक है, तो ये भी आसान प्रश्न है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, आपको पता है कि नीति आयोग 2015 में बना है, तो ऑब्वियसली इसको तो फाइनेंस कमीशन सबमिट नहीं करता होगा रिपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। पहला वाला भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इसमें चेयरमैन प्लस 4 मेंबर्स होते हैं, ना कि 6। ठीक है, तो अब हम इसको कहां पर देखेंगे? दोनों के स्निपेट्स मैंने एक ही पेज में लगा दिए हैं। यहां पर हमारा चैप्टर 45 है जो फाइनेंस कमीशन, उसमें देखेंगे लिखा हुआ है कि फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स विच आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। हालांकि यहाँ पर अपॉइंटमेंट से नहीं पूछा गया था, लेकिन हमें पूरा पता होना चाहिए, क्या पता अगली बार ये पूछ ले। और ये जो कमीशन है ये सबमिट करता है अपनी रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, ना कि नीति आयोग को। ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स हमें पता चल गए, यहाँ पर हमको उनके सोर्सेस पता चल गए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको चीजें अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आसानी से समझ आ जाएगा और आपको समझ आएगा कि हमें कैसे प्रिपेयर करनी है पॉलिटी, और कैसे आपके सारे क्वेश्चंस पॉलिटी के सही हो सकते हैं।
क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्टेटमेंट्स दी हुई है कंसर्निंग द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स टू स्टॉप वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो रिट इशू करने की पावर है उससे संबंधित कुछ कथन दिए हुए हैं, देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है रिट्स कौन कौन सी, हेबियस कॉर्पस, मिंडामिस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो, सर्टियोरिटी, विच इज अप्रोप्रिएट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगले में दिया हुआ है पार्लियामेंट मे बाय लॉ एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू एक्सरसाइज विद इन इट्स ज्यूरिस्डिक्शन द पावर्स गिवन टू सुप्रीम कोर्ट। यानी कि संसद को यह अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी जो आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर, यानी कि जो उसका ज्यूरिस्डिक्शन है उसके भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। संसद मतलब अपनी पावर से ऐसा कोई कानून बनाकर किसी भी दूसरे कोर्ट को ये शक्ति प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही चीजें स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और इसका जो हमें सोर्स है वो हम देखेंगे चैप्टर 7 में, जो फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर है उसमें रिट्स दिए हुए हैं और दिया हुआ है, ये देखिए दोनों ही लाइंस दी हुई है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत और हाई कोर्ट्स आर्टिकल 226 के अंतर्गत रिट्स को इशू करते हैं। ये जो रिट्स इशू की जाती है उनके नाम है। उसके बाद अगली ही लाइन लिखी हुई है कि फर्दर जो पार्लियामेंट है ये आर्टिकल 32 के अंतर्गत इसको पावर है, ऐसी इसके पास शक्ति है कि किसी भी कोर्ट को पावर दे सकता है रिट्स को इशू करने की। ठीक है, यही बात दी हुई है, स्टार्टिंग के 3 लाइन से ही हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अगला देखते हैं 12वां क्वेश्चन, अटॉर्नी जनरल से संबंधित है, यानी कि महान्यायवादी से संबंधित है और इसमें हमको बताना है कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट है कि अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी कि ऐसे व्यक्ति को बनाया जाएगा जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज के बनने के लिए क्वालिफिकेशंस रखता हो। अटॉर्नी जनरल को रिमूव किया जा सकता है सेम प्रोसेस से जैसे कि जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि पहली वाली जो स्टेटमेंट है वो सही है, दूसरी सही नहीं होगी। देख लेते हैं इसके क्या है पॉइंट्स। देखिए पहला पॉइंट तो ये निकल आया कि ही मस्ट बी अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो पहली स्टेटमेंट दी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो इनके पास होने चाहिए। ठीक है, अगला है कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन द प्रोसीजर एंड ग्राउंड्स फॉर हिज रिमूवल। ऐसा कोई भी प्रोसीजर नहीं प्रोवाइड किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिससे कि हम हटाएं अटॉर्नी जनरल को। ये किस पर डिपेंड करता है, प्रेसिडेंट की प्लेजर पर डिपेंड करता है, यानी कि जो प्रेसिडेंट है उनकी मर्जी पर डिपेंड करता है। कुल मिलाकर इनको किसी भी समय पर प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ स्टेट ऑफ इंडिया। यानी कि जो हमारी विधान परिषद है, यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर नहीं है, विधान परिषद के गठन के संबंध में कथन दिए हुए हैं, हमें बताना है कौन सा सही है। सबसे पहले बताया गया है कि इसमें 1/3 मेंबर ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर इसके जो कुल सदस्य की संख्या है वो 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। किसके, विधानसभा के 1/3 से अधिक इसमें सदस्य नहीं हो सकते। अगला पॉइंट है लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है स्टेट की, इसमें मिनिमम 40 मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें कौन सा हमारा सही हो जाएगा, इसमें दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारे सही है। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल से संबंधित कॉम्पोजिशन, ये चैप्टर 33 में कॉम्पोजिशन दिया हुआ है और लिखा हुआ है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है काउंसिल की वो कितनी फिक्स की गई है, 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली। यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के 1/3 मेंबर्स इसमें हो सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी फिक्स कर दी गई है, 40। वही दोनों, यही बात पूरी 2 स्टेटमेंट्स में दी हुई है और आपको डायरेक्टली यहां से पॉइंट मिल रहा है चैप्टर 33 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ उत्तर प्रदेश इन पार्लियामेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में। तो उत्तर प्रदेश का बताया गया है कि राज्यसभा में इसके पास 31 सीटें हैं और लोकसभा में 80 सीटें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ये दोनों स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं ये बिल्कुल सही हैं और ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसके लिए भी चैप्टर 22 में 22.5 का ये टेबल दिया हुआ है, मैंने पूरा टेबल नहीं अटैच किया है,
थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा। और इसी में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की सीट्स वगैरह भी। और कई बार जैसे कोई इलेक्शन होता है किसी स्टेट में, तो ऐसे रैंडमली भी पूछ लेते हैं कि इसकी मैच करिए सीट्स कितनी है लोकसभा में या राज्यसभा में। ठीक है, तो सबकी तो नहीं लंच की जा सकती, लेकिन कोई अगर करंट अफेयर में कोई स्टेट हो, उससे संबंधित आप बहुत सारी न्यूज पढ़ रहे हो, तो उन पर थोड़ी नजर रखा करिए। राइट, तो ये वाला भी हो गया हमारा क्वेश्चन। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द पोस्ट इन सेक्रेटेरिएट ऑफ द पार्लियामेंट, कौन सा स्टेटमेंट सही है? यानी कि संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में हमको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला कहा गया है, कॉमन पोस्ट मे बी क्रिएटेड फॉर द सेक्रेटेरिएट ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित यानी कि रेगुलेट करने का अधिकार होता है। तो यहाँ पर भी हमारी दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है। देखिए ये सब क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो ये वाला थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि हम ये इन चीजों पे कई बार ध्यान नहीं देते। ठीक है, लेकिन इसको भी अगर आप देखेंगे तो ये भी साफ साफ लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर 22 में हमको मिल जाएगा। पहली दो लाइन देख लीजिए, लिखी हुई है, ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैज सेपरेट सेक्रेटेरिएट स्टाफ ऑफ इट्स ओन, दो देयर कैन बी सम कॉमन पोस्ट, जो उसमें बात की गई है कुछ कॉमन पोस्ट हो सकती हैं दोनों हाउसेस की। और इनकी जो रिक्रूटमेंट और सर्विस कंडीशंस है किसके द्वारा रेगुलेट की जाती है? पार्लियामेंट के द्वारा रेगुलेट की जाती है। ठीक है, तो इन्हीं पॉइंट से ये क्वेश्चन बना था। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग ग्राम सभा? तो ग्राम सभा से संबंधित क्वेश्चन है। क्या कहा गया है पहले में, इसकी जो कार्य और शक्तियां हैं ये ग्राम स्तर पर उसी प्रकार है जैसे कि राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं, यानी कि जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर के स्टेट लेवल पर होते हैं। इसकी जो शक्तियां हैं इनका निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको निर्धारित करती है। ये एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता जो है वो सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन सत्य नहीं पूछा गया है, तो जो सत्य नहीं है ये हो जाएगा ऑप्शन बी। इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। ये वाली जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगी। ये चैप्टर 38, इसमें सेलियंट फीचर्स दिए हुए हैं ग्राम सभा के। ठीक है, उसको आप रेफर कर सकते हैं, उसमें आपको ये मिल जाएगा। और वहां पर लिखा हुआ है, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं कि इट में एक्सरसाइज सच पावर्स एंड परफॉर्म सच फंक्शंस एट द विलेज लेवल एज द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट डिटरमाइंस, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं डिसाइड करती है, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ठीक है, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आसान प्रश्न है ये। क्वेश्चन है कि इलेक्शंस जो पंचायत के होते हैं कौन कंडक्ट करवाता है? तो ये आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। इसका आपको चैप्टर 38 में इसका मिल जाएगा रेफरेंस, स्टेट इलेक्शन कमीशन दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एंड कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शंस टू द पंचायत्स शैल बी वेस्टेड इन द स्टेट इलेक्शन कमीशन। कुल मिलाकर स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो पंचायत का इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, ये बात साफ साफ लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अशोक मेहता कमेटी, देखिए ये पंचायती राज से संबंधित जो कमिटीज हैं ये भी बहुत ही फेवरेट टॉपिक्स में है यूपीपीसीएस का, और इससे संबंधित क्वेश्चंस आते रहते हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया है। हर बार क्या करते हैं, इनको सीक्वेंस में पूछ लेते हैं, इनके ईयर्स पूछ लेते हैं, ऐसे पूछ लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा टफ करने के लिए इन्होंने ऐसे पूछा है कि ये जो अशोक मेहता कमेटी है 1977 की, इसकी प्रमुख सिफारिशों में बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है हमारे लिए अगर हमने ध्यान से चीजों को नहीं पढ़ा है। तो पहला पॉइंट है कि पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था इन्होंने कही थी। और दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है, राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए। इन्होंने कहा था ब्लॉक जो होना चाहिए, ये ब्लॉक को फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन माना जाना चाहिए स्टेट लेवल के नीचे। ठीक है, तो यहां पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, दूसरा वाला नहीं सही है। इसको हम कहां पर देखेंगे, 18th क्वेश्चन को। 18th क्वेश्चन के लिए भी चैप्टर 38 है हमारा। इनके जो रिकमेंडेशंस हैं थोड़ा सा आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा।
इसमें इन्होंने देखिए पहले में कहा है 3 टियर सिस्टम ऑफ पंचायती राज को रिप्लेस किसके द्वारा कर देना चाहिए, 2 टियर के द्वारा। और इन्होंने ब्लॉक को नहीं कहा था, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट को कहा था फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो ये दोनों ही इनके रिकमेंडेशन से क्वेश्चन पूछ लिया गया। अगला क्वेश्चन है 19वां। क्वेश्चन में दिया हुआ है रेजिग्नेशन लेटर बाय अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज एड्रेस टू, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं किसको रिजाइन कर रेजिग्नेशन लेटर देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट, राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को देते हैं। चैप्टर 26 में ये दिया हुआ है। ये चैप्टर 26 में पॉइंट लिखा हुआ है साफ साफ कि ही कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको ध्यान देनी होती हैं, ऐसे पॉइंट्स लर्न करने पड़ेंगे तभी हम इनको आंसर कर पाएंगे। 20वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए ये 20वां और 21वां क्वेश्चन हमारा फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी से है, तो इसके लिए मैंने नहीं अटैच किए हैं सोर्सेज, क्योंकि आपको पता है कि डायरेक्टली बुक में ही दिया हुआ है, तो इसके लिए आपको सोर्सेज नहीं मिलेंगे फिलहाल, मतलब अटैच्ड स्निपेट्स यहाँ पर नहीं है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप आर्टिकल 20 को पढ़ेंगे तो चैप्टर 7 जो है उसमें आर्टिकल 20 दिया हुआ है, और आपको उसमें पता चल जाएगा। हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर। इसकी बात नहीं की गई है, इसका पार्ट नहीं है। बाकी ये हो गया प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, डबल जियोपार्डी का जो क्लॉज है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ये हिंदी वाले भी देख लीजिएगा, ये सारे प्रोविजंस हैं उसके अंदर। ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में मिल जाएगा। फिर हम देखते हैं जो 21वां क्वेश्चन है डीपीएसपी का। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी भी आपको रटे होने चाहिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज पार्ट ऑफ बोथ डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमको रटी होनी चाहिए। तो डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों का पार्ट कौन सा है, ये भी क्वेश्चन आसान है, लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हमको थोड़े से कंफ्यूज कर देते हैं, राइट। तो कंफ्यूज होने से बचना है और ध्यान से सबको लर्न करते हुए चलना है। सबसे पहला क्या हो जाता है, पहला है गार्डियंस टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन, फिर है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, तीसरा है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, चौथा है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता, यहाँ पर थोड़ा मिसिंग है। तो जो दोनों का पार्ट है वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, तो जब आपको दोनों चीजें रटी होंगी तो आप इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। अब पॉलिटी का आखिरी क्वेश्चन जो है 22वां, वो देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि ज्वाइंट सिटिंग जो पार्लियामेंट की है उसके संबंध में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहले में कहा गया आर्टिकल 109 में इससे संबंधित प्रोविजन है, और स्पीकर जो होते हैं अध्यक्ष यानी कि लोकसभा के, वो इसको प्रिसाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में अनुच्छेद कौन सा था वो नहीं मेंशन किया गया था, तो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ थी हिंदी वाले में। तो दूसरे में वही बात लिखी हुई है कि इसकी अध्यक्षता स्पीकर के द्वारा की जाती है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि केवल दूसरा स्टेटमेंट ही सही है, पहला वाला गलत हो जाएगा। आर्टिकल 108 जो है वो बात करता है संयुक्त बैठक की। ठीक है, तो चैप्टर 22 के अंतर्गत ही आपको ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस में मिल जाएगा, जिसमें लिखी हुई है साफ साफ लाइन, ये मेंशन्ड है कि स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है ये प्रिसाइड करेंगे ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेस में, और इनकी एब्सेंस में डेप्यूटी स्पीकर प्रिसाइड करेंगे। ठीक है, सिमिलरली आर्टिकल्स की भी लिस्ट आपको मिल जाएगी, और जिसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि आर्टिकल 108 जो है ये बात करता है ज्वाइंट सिटिंग की इन सर्टेन केसेस। ठीक है, और जबकि आर्टिकल 109 जो है ये बात करता है स्पेशल प्रोसीजर मनी बिल्स के संबंध में, धन विधेयक के संबंध में। ठीक है, तो ये जो 2023 के जो क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। लंबा हो गया है थोड़ा सा वीडियो, लेकिन आई होप अगर आप लोगों ने अभी तक पूरा देखा होगा तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, कैसे आपको पॉलिटी प्रिपेयर करनी है और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू सो मच।